अब क्या सब बताए थे कल? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया के बारे में चर्चा चल रहा था, नहीं चल रहा था? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हमेशा एक साथ साथ होता है। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से उसको जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बताइए, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का हमारे दैनिक जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है? कैसे पड़ता है बता सकते हैं? भोजन का पचना। दूसरा बात और बताइए, और कुछ उदाहरण लेकर के। भोजन का ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का हमारे दैनिक जीवन के ऊपर प्रभाव। आपसे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, आप लोग जवाब भी दिए हैं ठीक ठाक, ठीक है? जवाब तो दे चुके हैं आप लोग, क्वेश्चन आपसे पूछ लिए हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है, फिर से समझ में आया? तो हम क्या पढ़ लेते हैं? हमारे दैनिक जीवन के ऊपर, हमारे दैनिक जीवन के ऊपर ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया लिखने से अच्छा है कि रेडॉक्स से लिख देते हैं ना। हम यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीकरण अवकरण, रेडॉक्स से लिख देते हैं। हमारे दैनिक जीवन के ऊपर रेडॉक्स अभिक्रिया का प्रभाव, रेडॉक्स अभिक्रिया का प्रभाव। पहला नंबर में आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? भोजन का पचना। क्या हो जाएगा? भोजन का पचना। इसके बारे में हम ऑलरेडी कल चर्चा कर चुके हैं। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट मौजूद रहता है ना, जो अपघटित होकर ग्लूकोज बना देता है कि नहीं बना देता है? जैसे ही ग्लूकोज ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, क्या हो जाता है? ग्लूकोज का विखंडन होने लगता है। विखंडन के फलस्वरूप क्या क्या बनता है बता सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ठीक है ऊर्जा बनता है। सिर्फ यहाँ पर हम रिएक्शन लिख देते हैं, 6 लिख दे रिएक्शन, क्योंकि आपके इसके बारे में तो बता ही चुके हैं, लिखा भी चुके हैं। तो ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो किसका निर्माण कर देगा बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड के कितना अणु? 6। जल के भी कितना अणु? और उसके बाद कौन चीज और? ऊर्जा का निर्माण कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, ऊर्जा का निर्माण करेगा ना। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर में क्या है? यहाँ पर देखिए ग्लूकोज का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्सीजन जुटा है यहाँ पर। जैसे ही ऑक्सीजन जुटा तो क्या हो गया? ग्लूकोज का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होगा तब अवकरण तो हो ही जाएगा, नहीं होगा? यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है, हाइड्रोजन का हो जाएगा अवकरण। इस प्रकार से ऑक्सीकरण जहां होगा वहां पर अवकरण भी होता है। ऑक्सीकरण अवकरण होता है तो रेडॉक्स कहलाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया का हमारे दैनिक जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ा कि नहीं? हर एक रोज पड़ता है, क्योंकि आप लोग हर एक रोज भोजन करते हैं। बताइए ऐसा किसी रोज भोजन नहीं, बताइए कि जिस रोज आप भोजन नहीं करते हैं उस रोज होगा ऑक्सीकरण अवकरण। इधर पर्व कौन कौन की है? इधर शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, हाँ तुम की है गे? तो कुछ नहीं खाई होगी तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हुआ? उस रोज तो नहीं हुआ होगा, हुआ क्या? क्योंकि भोजन उसके पहले ही क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो गया होगा। एक दिन पहले भूखा रहेंगे तो भोजन नहीं खाएंगे तो ऑक्सीकरण अवकरण होगा। दूसरा बात है भोजन का दुर्गंधित होना। भोजन का दुर्गंधित होना, हिंदी गलत भी हो सकता है, ठीक है? आप लोग हिंदी पर फोकस नहीं कीजिएगा, आपको यहाँ पर समझना है। हिंदी हमारा कमजोर है तो उस पर ध्यान नहीं दे दीजिएगा। अब दुर्गंधित कैसे होगा वो हमको नहीं है मालूम, लिख देते हैं दुर्गंधित। भोजन का दुर्गंधित होना, भोजन का दुर्गंधित होना भी ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बारे में भी आपको बता चुके हैं। जैसे ही हम भोजन खाते हैं क्या होता है? तो वहां पर क्या होता है बताइए? भोजन नहीं, वो तो उसमें होगा भोजन का पचना। यहाँ पर हम समझाते हैं भोजन, ताजा भोजन का स्वाद कैसा होता है? गंध भी कैसा होता है? वायु में खुला छोड़ दीजिएगा उस भोजन को तो क्या होगा?
ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? भोजन में क्या मौजूद रहेगा? वसा और तेल। ये वसा और तेल क्या करता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है। जैसे ऑक्सीकृत हो जाता है तो क्या हो गया? ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण होगा तो अवकरण तो होबे करेगा। जब ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो गया तो रेडॉक्स हो गया। इस प्रकार से भोजन का दुर्गंधित होना भी क्या हुआ? रेडॉक्स अभिक्रिया है कि नहीं है? जब वायु में इसको खुला छोड़ देते हैं तो ऑक्सीकृत हो जाता है। जैसे ही ऑक्सीकृत हो जाएगा तो भोजन से क्या आने लगेगा? दुर्गंध आने लगेगा, स्वाद इसका अप्रिय हो जाएगा। उस भोजन को क्या कहेंगे? बासी भोजन। बासी भोजन खाने में अच्छा लगता है आप लोगों को? नहीं लगता है? नहीं लगता है, झूठ मत बोलिए। रात में जिस रोज मछली और जो बन जाता है, मछली मांस बन जाता है, तो सुबह में कितना शौक से खाते हैं आप लोग? हाँ बताइए, खाते हैं आप लोग? नहीं खाते हैं, लेकिन मीट मछली कभी कभी तो खाते होंगे जरूर। झूठ मत बोलिए, खाते हैं ना? तभी आपको स्वाद कैसा लगता है, दुर्गंध लगता है कि अप्रिय लगता है, तभी आप महसूस नहीं कीजिएगा ना। जैसे ही चावल रह जाएगा थोड़ा सा, उसमें क्या हो जाएगा? पानी निकल जाएगा ऑक्सीकृत होकर के, तुरंत कहिएगा ये नहीं खाएंगे। तब आप नहीं कहिएगा। जैसे मछली खा लेते हैं तब आप नहीं कहिएगा कि इसको भी खा लेते हैं ना। इस तरीका से क्या है? भोजन का दुर्गंधित होना। दूसरा बात है, तीसरा संचारण। तीसरा क्या है? संचारण। संचारण भी क्या है? ऑक्सीकरण। प्रकृति में जो होता है संचारण, जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना, इसके बारे में धातु और धातु का एक चैप्टर है आगे पढ़ने के लिए, वहां पर बहुत अच्छा से बताएंगे संचारण क्या है। अभी आप यहाँ पर सिर्फ ये याद रख लीजिए कि संचारण जो होता है प्रकृति में, ये भी ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। समझ में आया? तो संचारण भी क्या है? ऑक्सीकरण अवकरण का उदाहरण है। उसके बाद दहन की प्रक्रिया। दहन की प्रक्रिया ये भी क्या है? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। दहन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दहन क्या होता है? जैसे आप लकड़ी को जलाइएगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। लकड़ी को जलाइएगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। ठीक है, तो वहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है लकड़ी, तो ऑक्सीकरण हुआ ना? हुआ कि नहीं? कोयला को भी जलाइएगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। जलेगा कि नहीं जलेगा? जैसे ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला तो ऑक्सीकरण हो गया। कोयला का ऑक्सीकरण हुआ। कोयला का ऑक्सीकरण हुआ तो वो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ? इस प्रकार से आप क्या समझे कि दहन की प्रक्रिया भी क्या है? ऑक्सीकरण अवकरण। दहन की प्रक्रिया तो हमारे दैनिक जीवन के ऊपर हर एक दिन दहन की प्रक्रिया आप लोग करते होंगे। हमारे दैनिक जीवन के ऊपर इस प्रकार हर एक दिन ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का प्रभाव पड़ता है। लड़की सब तो दहन की प्रक्रिया करती होगी, करती है कि नहीं? चाहे चाय बनाती है, आप कहेगी हम तो चाय बनाते हैं कोयला पर नहीं बनाते हैं, ना ही लकड़ी पर बनाते हैं, तो आप लोग गैस सिलेंडर पर बनाते होंगे। गैस सिलेंडर में भी एलपीजी भी रहता है ना। क्या रहता है? एलपीजी गैस। अभी तो बतेबे किए, एलपीजी गैस भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में आएगा तब पर ही जलना शुरू करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। अब कहिएगा कि क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं जलेगा? तो अभी बताएंगे ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी कुछ कुछ पदार्थ जलता है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक उदाहरण समझ लेते हैं, मोमबत्ती के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मोमबत्ती को आप जला दीजिएगा, ऐसे खुला छोड़ दीजिएगा तो पूरा जल जाएगा। जब तक जलेगा नहीं तब तक क्या हो जाएगा? मतलब जब तक समाप्त नहीं होगा मोमबत्ती तब तक जलते रहेगा। आप मोमबत्ती को जला करके इसको समझ लीजिए मोमबत्ती है, इसको जला दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है? जला करके इसको आप ढक दीजिएगा कुछ बर्तन से, इस तरीका से ढकिएगा कि ताकि उसमें वायु ना जा पाए। ऐसा बर्तन होगा, लोटा ले सकते हैं, लोटा को अच्छा से ढक दीजिए ताकि इसके अंदर वायु ना प्रवेश करे। देखिएगा ये, ठीक है, वैसे ढक दीजिएगा। देखिएगा मोमबत्ती पूरा जलेगा भी नहीं, मोमबत्ती पूरा जलेगा भी नहीं। क्या हो जाएगा? बुझा जाएगा मोमबत्ती। इसका मतलब आप बता सकते हैं, जैसे ही उसको ढके तो उसके अंदर में जितना वायु था उस वायु का तब तक उपयोग कर लिया, जब उस बर्तन से वायु गायब हो गया तो ये भी जलना बंद हो गया। बंद हुआ कि नहीं? इसका मतलब वायु की उपस्थिति में भी मोमबत्ती का जलना संभव है कि नहीं है?
लालटेन जो जलाते हैं, लालटेन तो आप लोग नहीं देखे होंगे, देखे हैं क्या? लालटेन में छिद्र रहता है, वो ऊपर से रहता है ना, ताकि छिद्र भी रहता है नीचे से, ताकि उसमें वायु जाए, क्योंकि वायु नहीं जाएगा तो फिर वो लालटेन बुझ जाएगा। ठीक है, तो वायु के संपर्क में वो लालटेन को जलाया जाता है। उसके लिए लालटेन के मतलब नीचे से छिद्र रहता है, ऊपर से तो क्या निकलता है, ऊपर से क्या होता है, वाष्प के रूप में जो वो निकलता है, लेकिन नीचे से भी देखिएगा आपको छिद्र रहेगा उसमें। ठीक है, जाली टाइप से रहेगा, तो वहां पर वायु जाने के लिए रहता है। वायु नहीं जाएगा तो लालटेन जलवे नहीं करेगा। तो इस प्रकार से क्या समझ लिए, दहन की प्रक्रिया भी ऑक्सीकरण अवकरण का उदाहरण है। तो यहाँ से ऑक्सीकरण अवकरण उदाहरण खत्म हो गया। अब हम दहन को देखते हैं। दहन का परिभाषा भी आपको लिखा दिए हैं। क्या होता है दहन का परिभाषा, बता सकते हैं? कोई भी पदार्थ क्या होता है, कोई भी पदार्थ क्या होता है, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, जलता है। कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न करता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। मतलब इस क्रिया को दहन कहेंगे ना। कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? तो दहन के लिए आपको बताइए दिया है ऑक्सीजन का मतलब वायु का कितना जरूरी होता है ना। उदाहरण समझ लेते हैं इसका। जैसे ही आप कार्बन को जलाइएगा किसके संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में जलाइएगा तो किसका निर्माण होगा, उसके बाद और किसका, उसके बाद और क्या, प्रकाश होगा कि नहीं होगा। तो आपको रिएक्शन भी याद रखिएगा कि कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कौन चीज बनता है। अभी बता दिया, कल पूछेंगे कौन चीज बनता है, बतेबे नहीं कीजिएगा तो पढ़ाई का कोई मतलब हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दहन हो रहा है ना। कैसे देख लिए, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन को जलाने पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको याद रखिएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं। सल्फर को भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, क्या होगा रे, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। साथ में और किसका निर्माण होगा, उसके बाद और किसका निर्माण होगा, मतलब प्रकाश भी दिखेगा। जैसे जलेगा तो प्रकाश दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अब प्रकाश जैसे ही दिखा तो ऊष्मा तो उत्पन्न होना ही है, होगा ना। तो दहन का परिभाषा आप लोग भूल कीजिएगा। कोई किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। दहन की मतलब जलने की इस क्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। एक दो रिएक्शन भी आपको बता दिए, नहीं बताए, बता दिए कि नहीं बताए। तो याद रखिएगा, सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, साथ में ऊष्मा और प्रकाश का निर्माण होता है। दहन समझ में आ गई आप लोगों को, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दो चीज को समझना है आपको। एक समझना है दहनशील क्या होता है, और उसके बाद एक होता है अदहनशील क्या होता है। तो आप लोग देखिए, पॉइंट बना करके लिखिए। तो दहनशील या ज्वलनशील, दहनशील या ज्वलनशील, दहनशील या ज्वलनशील, दहनशील या ज्वलनशील। कम्बस्ट टाइप होता है इसका, ठीक है। लिखे दहनशील या ज्वलनशील, लिखा है परिभाषा। लिखिए दहन की क्रिया में, दहन की क्रिया में, दहन की क्रिया में जो पदार्थ जलता है, दहन की क्रिया में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील या ज्वलनशील कहते हैं। दहन की क्रिया में जो पदार्थ जलता है उसे क्या कहते हैं, दहनशील या ज्वलनशील कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दहन की क्रिया में जो पदार्थ जलता है उसे क्या कहते हैं,
दहनशील या ज्वलनशील। लिख लिए। पिछला वाला ये रिएक्शन में बताइए दहनशील इसमें कौन है? इसमें बताओ लड़की सब, दहनशील कौन? दहनशील का नाम बोलो। ये क्या है? कार्बन जल ऑक्सीजन के संपर्क में, तो ये कार्बन क्या है? यहाँ पर सल्फर है कि नहीं? लकड़ी क्या होगा? कोयला क्या होगा? द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या होगा? संठी क्या होगा? होगा ना। गोईठा क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? जो जलता है दहन की क्रिया में उसी को कहते हैं दहनशील या ज्वलनशील। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लिख लीजिए जैसे कोयला, लकड़ी, कोयला, लकड़ी, किरोसिन, सब लिखिए। संठी, गोईठा, ये सब डालिए। आदि लिख दीजिए। है तो बहुत, उतना क्या कीजिएगा, आपको तो समझना है यहाँ पर। लिख लिए। दहन की क्रिया में जो पदार्थ जलता है उसे क्या कहते हैं? दहनशील या ज्वलनशील। दूसरा इसका लिखिए अदहनशील। अदहनशील या अज्वलनशील। अज्वलनशील, अदहनशील या अज्वलनशील। अदहनशील या अज्वलनशील। इसमें नॉन लगा दीजिए। इसका जो इंग्लिश होता है इसमें नॉन लगा दीजिए, बस वही हो जाएगा। NON कंबस्टाइन। अदहनशील या अज्वलनशील लिखे। दहन की क्रिया में जो पदार्थ नहीं जलते हैं, दहन की क्रिया में जो पदार्थ नहीं जलते हैं उसे क्या कहते हैं? दहन की क्रिया में जो पदार्थ नहीं जलते हैं उसे क्या कहते हैं? अदहनशील या अज्वलनशील। दहन की क्रिया में जो पदार्थ नहीं जलते हैं उसे क्या कहते हैं? अदहनशील या अज्वलनशील। अदहनशील या अज्वलनशील। आप लोग बताइए इसका जैसे में क्या होगा? कौन चीज नहीं जलता है? सोचिए सोचिए पहले इसके बारे में। कुछ बोलो, कुछ तो बोल सकती है। हाँ? बालू हो गया, सही बोल रहा है। बालू, बालू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ईंट हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, शीशा हो जाएगा। लिखिए उसमें, लिखिए जल्दी से। ईंट, पत्थर, बालू, शीशा। ईंट, पत्थर, बालू, शीशा। इसको जलाते रहिएगा, जलेगा नहीं है ना। ईंट, पत्थर, बालू, शीशा इत्यादि या आदि। ईंट, पत्थर, बालू, शीशा। यहाँ तक आप लोग क्या क्या समझ गए? दहन किसे कहते हैं वो भी समझ गए ना। कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, दहन जलने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आप लोग से परिभाषा पूछेंगे, अगला क्लास में बता दीजिएगा कि नहीं बताइएगा। और नहीं बताइएगा तो क्या होगा? उसका परिणाम भोगिएगा कि नहीं भोगिएगा? हाँ? एक चीज को कितना बार बोले हैं? बोले हैं कि नहीं बोले हैं? दहन समझ लिए। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, यही ना है दहन रे। जैसे गंधक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, यही ना दहन है। रिएक्शन लिख दिए है। दहन के प्रक्रिया को रिएक्शन में कन्वर्ट करके लिख दिए है ताकि आपको दिक्कत ना हो। दूसरा बात है कि दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ।
एक क्या होता है ये भी बता दिए। दहनशील मतलब जो जलेगा, दहन की क्रिया में जो जलता है उसको क्या कहते हैं? दहनशील कहते हैं। आप लोगों का शरीर बताइए क्या है, दहनशील है कि अदहनशील है? दहनशील होगा कि नहीं होगा? लाश जो होता है, लाश ना क्या होता है, वो जलता है कि नहीं जलता है? तो आप लोगों का शरीर क्या होगा? दहनशील होगा। नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मतलब दहन की क्रिया में जो पदार्थ जलता है वो क्या हो जाएगा? बेंच डेस्क टेबल ये सब क्या हो जाएगा यहाँ पर? दहनशील होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इस प्रकार से आप क्या समझ लिए, दहनशील या ज्वलनशील। ज्वलनशील मतलब जलेगा, और उसके बाद एक होता है अदहनशील या अज्वलनशील। जब आप उसको दहनशील और अदहनशील को समझ लिए हैं तो ज्वलन मतलब अदहनशील और अज्वलनशील, इसमें क्या दिक्कत है? दहन की क्रिया में जो नहीं जलता है जो पदार्थ उसको क्या कहेंगे? ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बालू हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, शीशा हो जाएगा, ये सब क्या है? अदहनशील। अब जानकारी है ये नहीं है आपको कि कौन दहनशील है कौन अदहनशील है। जाइएगा शीशा को जलाने के लिए, जलेगा? हाँ, कितनों जलाइएगा जलेगा? तो आपको नॉलेज रहना चाहिए ना कौन दहनशील है, किसको जलाएंगे तो जलेगा। नहीं रहना चाहिए नॉलेज। तो इस तरीका से आप क्या क्या सीखे, दहनशील भी सीख लिए और अदहनशील भी सीख लिए। अब हम कल बताएंगे कि ऑक्सीजन के, अभी तक हम क्या सीखे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, जलता है ना, वायु में रहता है ऑक्सीजन, उसकी उपस्थिति में क्या होता है? जलता है, मतलब कोई भी पदार्थ। लेकिन हम ये भी कल समझेंगे कि क्या ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी किसी पदार्थ का दहन हो सकता है? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी किसी पदार्थ का दहन संभव है? इसके बारे में हम क्या करेंगे, अगला क्लास में चर्चा करेंगे। समझ में आया? अभी तक आपने क्या सीखा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पदार्थ जलता है, लेकिन कल हम ये देखेंगे कि क्या ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी किसी पदार्थ का दहन संभव है या नहीं है। इसके बारे में हम क्या करेंगे, अगला क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब यहीं पर क्या करते हैं, क्लास को एंड करते हैं।